हेलो बच्चों, SVN ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखो, कल अपना टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसकी संरचना के बारे में आपको समझा दिया गया था या बता दिया गया था। अब उसी के अंदर आगे टॉपिक आता अपना पाचन की क्रियाविधि या फिर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन या फिर पाचन की क्रियाविधि। अब देखो, पाचन की जो क्रियाविधि है ये 5 चरणों के अंदर संपन्न होती है। सबसे पहला आता है यहाँ पे अंतःग्रहण। सबसे पहला आता है यहाँ पे अंतःग्रहण। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे पाचन। तीसरा नंबर आता है इसमें अवशोषण। नंबर 4 आता है इसमें स्वांगीकरण और नंबर 5 आता है इसमें बहिक्षेपण। देखो, पाचन की जो क्रियाविधि है 5 चरणों के अंदर संपन्न होती है। नंबर 1 अंतःग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, 4 स्वांगीकरण और 5 बहिक्षेपण। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुख गुहा में डालना या फिर भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। देखो, अंतःग्रहण का मतलब होगा भोजन को मुख में डालना या फिर यहाँ पे भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। सेकंड आता है इसके अंदर पाचन। अब देखो, पाचन यहाँ पर जो आहार नाल है उसके अलग अलग भागों के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले जो पाचन की क्रिया है ये कहाँ पे संपन्न होगी? मुख गुहा के अंदर संपन्न होती है। सबसे पहले पाचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होगी? मुख गुहा के अंदर। उसके पश्चात आता है आपका आमाशय और तीसरा आता है इसमें छोटी आंत। तो पाचन की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से आहार नाल के 3 भागों के अंदर संपन्न होती है। एक तो है मुख गुहा हो गई, दूसरा हो गया आमाशय और तीसरा हो गया यहाँ पे छोटी आंत। अब देखो, कल आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो मुख गुहा होती है इसके अंदर लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। इस जो लार ग्रंथि होती है इसके द्वारा यहाँ पर एक तो टाइलिन एंजाइम का स्रावण किया जाता है। एक बताया था आपको यहाँ पे श्लेष्मा का स्रावण किया जाता है। एक आता है यहाँ पे एमाइलेज एंजाइम। देखो, 2 प्रकार के एंजाइम है, टाइलिन और एमाइलेज। और जो श्लेष्मा होती है ये यहाँ पर भोजन को मुलायम व लसलसा बनाती है। तो यहाँ पे देखना, जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये यहाँ पर जो पॉलीसेकेराइड होते हैं या फिर जो स्टार्च होता है उसका पाचन करने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो पाचन होगा वो आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन इसलिए होगा क्योंकि मुख गुहा के अंदर जो भोजन होता है वो अधिक समय तक नहीं रहता है। देखो, मुख गुहा के अंदर भोजन अधिक समय तक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड या स्टार्च है इसका यहाँ पे आंशिक पाचन होता है। यहाँ पे मुख गुहा के अंदर भोजन का यांत्रिक पाचन होता है। यांत्रिक पाचन का मतलब होता है कि जो भोजन के बड़े टुकड़े होते हैं उनको दांतों की सहायता से छोटे टुकड़ों के अंदर परिवर्तित किया जाता है। साथ ही जो लार होती है वो भोजन के अंदर यहाँ पे मिला दी जाती है, जिसके कारण यहाँ पर भोजन कैसा होता है? मुलायम हो जाता है। साथ में लसलसा। भोजन के इस रूप को क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलस कहते हैं। भोजन के इस रूप को क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलस कहते हैं। तो यहाँ पर मुख गुहा के अंदर विशेष पाचन नहीं है, केवल यहाँ पे यांत्रिक पाचन है। यांत्रिक का मतलब है बड़े जो कण थे या टुकड़े थे उनको छोटे टुकड़ों के अंदर परिवर्तित करना। भोजन का रूप मुख गुहा के अंदर क्या कहलाएगा? बोलस कहलाता है। इसके अलावा जो एमाइलेज एंजाइम है वो यहाँ पे स्टार्च या फिर पॉलीसेकेराइड को पचित करने का कार्य करता है। यहाँ पर भोजन का जो पाचन होता है वो कम होता है या फिर आंशिक पाचन होता है। अब सेकंड आता है यहाँ पे आमाशय। देखो, जो मुख गुहा है इसमें जब भोजन का पाचन होता है तो वहाँ पे भोजन का कौन सा रूप बन जाता है? बोलस। ये बोलस यहाँ पे आमाशय के अंदर प्रवेश करेगा। किसके अंदर आता है? आमाशय के अंदर प्रवेश करता है।
आमाशय के अंदर भोजन के प्रवेश करने के पश्चात जो आमाशय की दीवारें होती है या भित्तियाँ होती है उनके द्वारा यहाँ पर जठर रस का श्रावण किया जाता है। आमाशय की भित्तियों के द्वारा जठर रस का श्रावण किया जाता है। इस जठर रस के अंदर यहाँ पर HCl अम्ल उपस्थित होता है। जठर रस के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल उपस्थित होता है। ये जो HCl अम्ल होता है ये यहाँ पर भोजन के साथ आए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। साथ ही भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को यहाँ पे अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो HCl अम्ल होता है इसके द्वारा निष्क्रिय जो प्रोरेनिन एंजाइम होता है, प्रोरेनिन एंजाइम इसको सक्रिय रेनिन एंजाइम के अंदर परिवर्तित करने का कार्य करता है। HCl अम्ल यहाँ पर निष्क्रिय जो प्रोरेनिन एंजाइम होता है उसको सक्रिय रेनिन एंजाइम के अंदर परिवर्तित करने का कार्य करता है। देखो जो रेनिन एंजाइम होता है यहाँ पर जो दूध होता है, दूध के अंदर केसिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिनोजन। इस केसिनोजन प्रोटीन को केसिन के अंदर परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो दूध में तो होगी केसिनोजन और जो दही होता है उसके अंदर कौन सी प्रोटीन होगी? केसिन प्रोटीन। इसके अलावा ये किसके द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाता है? रेनिन के द्वारा। यहाँ पे याद रखना जो रेनिन एंजाइम होता है केवल शिशु जो होते हैं उनके अंदर उपस्थित होगा। एडल्ट या जो वयस्क होते हैं उनके अंदर इस एंजाइम का यहाँ पर अभाव होता है। रीजन ये होता है कि जो शिशु होता है वो क्या करता है? अपने आहार के अंदर दूध को ग्रहण करता है, इसलिए दूध के पाचन के लिए उसके अंदर रेनिन एंजाइम उपस्थित होगा। जबकि जो वयस्क होते हैं उनके अंदर इस एंजाइम का अभाव होता है। तो देखो यहाँ पे जो आमाशय है, आमाशय के अंदर जब भोजन प्रवेश करता है तो यहाँ पर आमाशय की भित्तियों के द्वारा जठर रस का श्रावण किया जाता है। इस जठर रस के अंदर HCl अम्ल उपस्थित होता है। ये अम्ल यहाँ पर भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करता है, साथ ही भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यहाँ पर इस अम्ल की जो pH होती है वो 1 से 2 होती है। HCl अम्ल की pH कितनी होगी? 1 से 2। HCl अम्ल कार्य क्या करता है? निष्क्रिय जो प्रोरेनिन एंजाइम होता है उसको सक्रिय रेनिन एंजाइम के अंदर परिवर्तित करता है। ये एंजाइम यहाँ पर दूध में उपस्थित केसिनोजन प्रोटीन को केसिन के अंदर परिवर्तित करता है। इसके अलावा जो रेनिन एंजाइम होता है ये केवल शिशुओं के अंदर पाया जाता है। वयस्क व्यक्तियों के अंदर इसका क्या रहता है? अभाव रहता है। यहाँ पर जो आमाशय होता है इसके अंदर भोजन लगभग 3 घंटे उपस्थित होता है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन किया जाता है। इसके अलावा इसके पश्चात भोजन के मंथन के पश्चात यहाँ पर भोजन का एक नया प्रारूप बनता है जिसे काइम के नाम से जाना जाता है। देखो मुख्य गुहा के अंदर भोजन कौन से रूप में बन रहा था? आमाशय के अंदर बोलस के रूप में, और जो आमाशय है उसके अंदर भोजन के मंथन के फलस्वरूप ये यहाँ पर काइम के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात यहाँ पे पाचन होता है छोटी आंत में। तो जो काइम वाला है ये कहाँ पर प्रवेश करता है? छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है। देखो काइम किसके अंदर प्रवेश करेगा? छोटी आंत में। देखो आमाशय के अंदर जो भोजन है ये छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है। अब आपको ये बताया था कि जो आमाशय है इस आमाशय के जो पाइलोरिक भाग है, पाइलोरिक भाग से यहाँ पर ग्रहणी जुड़ी रहती है। इस ग्रहणी के एक भाग पर यहाँ पर लीवर या यकृत ग्रंथि और दूसरे भाग पर आपको बताया था अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो जुड़ी हुई होती है। तो जब भोजन छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है तो उस दौरान यहाँ पर छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग के अंदर जो यकृत और अग्नाशय ग्रंथियाँ होती है इनके द्वारा अपना स्राव स्रावित किया जाता है। यकृत के द्वारा
आपको बताया था पीत रस का श्रावण होता है, जबकि जो अग्नाशय होता है उसके द्वारा अग्नाशयी रस का श्रावण होता है। तो देखो जब भोजन आमाशय से यहाँ पर छोटी आंत, अब छोटी आंत का कौन सा भाग है, ग्रहणी वाला भाग, इस भाग के अंदर प्रवेश करता है, ठीक उसी समय यहाँ पर यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों के द्वारा पीत रस और अग्नाशय रस का श्रावण किया जाता है। अब देखो पीत रस यहाँ पर इसके अंदर पीत वर्णक होते हैं। पीत रस के अंदर कौन से वर्णक पाए जाते हैं, पीत वर्णक, जैसे आपको बताया था बिलिरुबिन और दूसरा बताया था बिलिवार्डिन, दो प्रकार के वर्णक थे जो यहाँ पर पीत रस के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्णक होते हैं ये भोजन के अंदर मिला दिए जाते हैं। साथ ही जो पीत रस होता है इसके अंदर वसा का अपघटन करने वाला एंजाइम जिसको बोलते हैं लाइपेज एंजाइम उपस्थित होता है। ये जो लाइपेज एंजाइम होता है ये वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के अंदर परिवर्तित करने का कार्य करता है या फिर अपघटन करने का कार्य करता है। देखो जो पीत रस होता है उसके अंदर एंजाइम है लाइपेज, ये कार्य क्या कर रहा है, यहाँ पे वसा का अपघटन किसके अंदर तोड़ता है, वसा को यहाँ पे वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अंदर परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसके अलावा सेकंड बच गया इसके अंदर अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस का श्रावण किया जाता है। अग्नाशय रस द्वारा यहाँ पर छोटी आंत के अंदर अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। देखो यहाँ पर जो भोजन है उसके अंदर जैसे जो प्रोटीन है उसका अपघटन, वैसे सामान्यतः आमाशय के अंदर भी प्रोटीन का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, लेकिन शेष बची जो प्रोटीन है उसका पाचन कहाँ पे होता है, यहाँ पे छोटी आंत के अंदर होता है। तो देखो यहाँ पे जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है ये यहाँ पर इनएक्टिव होता है या फिर निष्क्रिय होता है। इस ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को एंटेरोकाइनेज एंजाइम की सहायता से सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर परिवर्तित किया जाता है। सेकंड आता है इसमें काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी यहाँ पर इनएक्टिव या फिर निष्क्रिय अवस्था के अंदर पाया जाता है। इस निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिन एंजाइम को ट्रिप्सिन के द्वारा काइमोट्रिप्सिन के अंदर परिवर्तित किया जाता है। अब आता है यहाँ पे ये प्रोटीन के घटक है, जैसे प्रोटीयस हो गया और पेप्टोन्स। ये प्रोटीयस और जो पेप्टोन्स होते हैं ये काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से डाई और ट्राई पेप्टाइड के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। फिर आता है जो छोटे पेप्टाइड होते हैं, जैसे डाईपेप्टाइड हो गया या ट्राईपेप्टाइड, ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम की सहायता से एमिनो अम्लों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं और जो एमिनो अम्ल होते हैं इनका आसानी से अवशोषण हो सकता है। फिर आता है यहाँ पे वसा का अभी बताया था कि लाइपेज एंजाइम की सहायता से ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर परिवर्तित होती है। फिर आता है सुक्रोज। अब ये सभी यहाँ पे शर्कराएं होती है, सुक्रोज शर्करा, यहाँ पर सुक्रेज एंजाइम की सहायता से इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर परिवर्तित किया जाता है। फिर आता है माल्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज के 2 अणुओं का निर्माण करती है। फिर आता है लैक्टोज, दूध की जो शर्करा होती है उसे लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। ये लैक्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज व ग्लैक्टोज के अंदर परिवर्तित होती है। फिर आता है इसमें अल्फा डेक्स्ट्रीन, ये अल्फा डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित होती है। फिर आता है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड, ये एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम की सहायता से डाईपेप्टाइड व एमिनो अम्ल के अंदर परिवर्तित होता है। और फिर आता है इसमें जो डाईपेप्टाइड होते हैं ये डाईपेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा एमिनो अम्ल के अंदर परिवर्तित हो गए। और ये सारी क्रिया कहाँ पे होती है, छोटी आंत के अंदर। और किसके द्वारा संपन्न होगी, जो अग्नाशय रस होता है इसके द्वारा यहाँ पर अधिकांश भोजन का पाचन होता है। देखो अलग अलग यहाँ पे एंजाइम है और अलग अलग प्रकार के जो भोजन के घटक है उन सब का यहाँ पे अपघटन किया जाता है या फिर पाचन किया जाता है। फिर आता है आपका नंबर 3 अवशोषण। देखो
नंबर 3 आता है इसके अंदर अवशोषण। जो पचित भोजन होता है इसको अवशोषित करना। पचित जो भोजन है, अब पचित भोजन है देखो पाचन कहाँ पे हो रहा है, एक तो आमाशय के अंदर हो रहा है और दूसरा छोटी आंत के अंदर, ठीक है। और अधिकांश जो भोजन है उसका पाचन आमाशय और छोटी आंत के अंदर हो जाता है। अवशोषण यहाँ पे छोटी आंत, अब छोटी आंत का एक भाग बताया था आपको यहाँ पे शुद्रांत्र। शुद्रांत्र इस भाग के अंदर अधिकांश जो भोजन होता है उसका अवशोषण किया जाता है। अवशोषण के लिए छोटी आंत की जो आंतरिक सतह होती है इसके ऊपर अनेक रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। अनेक रसांकुर व सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। जैसे ये छोटी आंत है, इसकी जो आंतरिक सतह है इसके ऊपर अनेक अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को क्या बोलते हैं? रसांकुर व सूक्ष्मांकुर कहते हैं। ये जो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर होते हैं ये भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। देखो यहाँ पर छोटी आंत के अंदर क्या पाए जाते हैं? रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब देखो जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर भोजन के विभिन्न अवयव उपस्थित होते हैं और इन अवयवों का यहाँ पे जो अवशोषण होता है 2 विधियों के द्वारा होता है। एक आता है इसमें सक्रिय अभिगमन और दूसरा आता है इसमें निष्क्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन का मतलब होता है जब भोजन का अवशोषण होता है तो उस दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उसे सक्रिय अभिगमन कहते हैं। निष्क्रिय अभिगमन का मतलब है यहाँ पर जब भोजन का अवशोषण किया जाता है तो उस दौरान ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। देखो सामान्य रूप से अधिकांश जो भोजन है जैसे शर्करा हो गई और वसीय अम्ल हो गए या फिर जो वसा है इनका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? सक्रिय अभिगमन के द्वारा किया जाता है। शर्कराएं जैसे ग्लूकोज वगैरह है इनका जो अवशोषण है यहाँ पर सोडियम आयन के द्वारा संपन्न किया जाता है, जबकि जो वसीय अम्ल होते हैं इनका जो अवशोषण होता है इसके लिए यहाँ पर जो वसीय अम्ल होते हैं ये मिसेली संरचना का निर्माण करते हैं। इस मिसेली संरचना को यहाँ पे छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके पश्चात छोटी आंत की दीवारों में या कोशिकाओं में प्रवेश करने के पश्चात जो वसीय अम्ल होते हैं ये यहाँ पर एमिनो अम्लों से क्रिया करेंगे और यहाँ पे काइलोमाइक्रोन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? काइलोमाइक्रोन का। और इस काइलोमाइक्रोन को फिर रुधिर वाहिनियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। देखो अवशोषण की जो क्रिया है छोटी आंत के अंदर संपन्न हो रही है। छोटी आंत के अंदर अंगुले के समान उभार पाए जाते हैं। उन उभारों को रसांकुर व सूक्ष्मांकुर कहते हैं। जो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर होते हैं यहाँ पर अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अवशोषण यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, एक होगा सक्रिय और दूसरा होता है निष्क्रिय। सक्रिय अभिगमन ग्लूकोज और जो वसीय अम्ल होते हैं इनका यहाँ पे अवशोषण सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। सक्रिय अभिगमन के दौरान ग्लूकोज का अवशोषण सोडियम आयन के द्वारा संपन्न किया जाता है, जबकि जो वसीय अम्ल होते हैं ये यहाँ पर मिसेली संरचना का निर्माण करते हैं जो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब छोटी आंत के अंदर अवशोषित होने के पश्चात जो वसीय अम्ल होते हैं यहाँ पर एमिनो अम्लों के साथ क्रिया करेंगे और काइलोमाइक्रोन का निर्माण कर लेते हैं। काइलोमाइक्रोन रुधिर के द्वारा यहाँ पर जो रुधिर वाहिनियाँ होती है उनके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक इसको पहुँचा दिया जाता है। अब चौथा आता है इसके अंदर स्वांगीकरण। अब देखो पचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंदर होता है, ठीक है। अवशोषण होने के पश्चात पचित जो भोजन है इसको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। शरीर की जो विभिन्न कोशिकाएं होती है वहां पर इसको पहुंचाया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पर जो पचित भोजन है इसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है इस भोजन का अपघटन होता है।
जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्वांगीकरण होगा तो यहाँ पे CO2 और जो जल के अणु होते हैं उनका निर्माण होता है। आप ये बता सकते हो एक जो श्वसन की क्रिया होती है उसके दौरान यह अभिक्रिया संपन्न होती है कि जो ग्लूकोज है यहाँ पे अवघटित होगा और अवघटित होकर के CO2 और जल का अणु निर्मित होता है। तो जब ग्लूकोज का अपघटन होता है तो उस दौरान यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो अवशोषित जो भोजन है उस भोजन का अपघटन करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर यहाँ पर बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब होता है अपचित भोजन। जो अपचित भोजन होता है इसे शरीर से बाहर निष्कासित करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, बहिक्षेपण कहते हैं। देखो अपचित जो भोजन होता है ये बड़ी आंत के अंदर आता है। कहाँ पे आता है, बड़ी आंत के अंदर। यहाँ पर इस बड़ी आंत के अंदर इस अपचित भोजन में से जल व लवणों का अवशोषण किया जाता है और उसके पश्चात जो भोजन है अपचित भोजन इसे मल भी कहते हैं। ये मल मलाशय के अंदर आकर के एकत्रित हो जाता है और मलाशय के अंदर आकर के एकत्रित होने के पश्चात जो गुदा द्वार होता है उसकी सहायता से इसे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और बाहर निष्कासित करने की जो क्रिया होती है उसे बहिक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे जो पाचन की क्रिया विधि है 5 चरणों के अंदर संपन्न होती है। अंतःग्रहण, पाचन, इसके अलावा अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। हाँ जी, आगे देखो पाचन तंत्र से संबंधित रोग है। यहाँ पर पहला इसके अंदर पोषण से संबंधित है कि यहाँ पर जो भोजन है उसके अंदर यदि पोषक तत्वों की कमी है तो यहाँ पर शरीर के अंदर अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे नंबर 1 आता है यहाँ पर अल्प पोषण। लगातार भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उनके अंदर कमी होगी तो उसे अल्प पोषण कहते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे अति पोषण। आवश्यकता से अधिक लगातार भोजन ग्रहण करोगे तो उसे अति पोषण कहते हैं। तीसरा आता है असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण का मतलब है कि किसी एक पोषक तत्व की अधिकता और दूसरे पोषक तत्व की यहाँ पर कमी रहती है जिसके कारण यहाँ पर जो भोजन है उसके अंदर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे असंतुलित पोषण कहते हैं। चौथा आता है इसमें विशिष्ट न्यूनता। विशिष्ट न्यूनता का मतलब होता है कि भोजन के अंदर किसी एक पोषक तत्व की कमी होती है तो उसे विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। जैसे विटामिन के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं या विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रोटीन की कमी है तो भी उसे किसके अंदर शामिल किया गया है, विशिष्ट न्यूनता के अंदर। किसी एक पोषक तत्व की कमी हो रही है यहाँ पे। आगे देखना कि जो भोजन है पाचन तंत्र है उससे संबंधित कुछ रोग है जिसके अंदर पहला आता है क्वाशियोरकोर। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है और ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर सर्वाधिक होता है। सेकंड आता है यहाँ पे मेरास्पम या फिर सूखा रोग। ये रोग यहाँ पे प्रोटीन की कमी से है, साथ ही यहाँ पर जो कैलोरी होती है या फिर ऊर्जा का मान होता है उसके कारण होता है। तीसरा आता है इसमें जीरोप्थेल्मिया। ये होता है यहाँ पर जो विटामिन ए होता है उसकी कमी के कारण। 4 आता है यहाँ पे रक्ताल्पता या फिर एनीमिया रोग। ये यहाँ पर भोजन के अंदर आयरन की कमी के कारण होता है। और 5 नंबर पे आता है यहाँ पे गलगंड रोग। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड रोग होता है। तो यहाँ पर जो भोजन है उसके अंदर यदि किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती है तो शरीर के अंदर उन पोषक तत्वों के जो न्यूनता के लक्षण होते हैं वहाँ पर प्रकट होने लग जाते हैं। देखो वैसे ही यहाँ पर पोषण के आधार पर 4 प्रकार है। एक है अल्प पोषण, दूसरा अति पोषण, तीसरा असंतुलित पोषण और चौथा विशिष्ट न्यूनता। इसके अलावा रोग है यहाँ पे क्वाशियोरकोर रोग। प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन की कमी। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अधिक रोग होता है। फिर आता है मेरास्पम या फिर सूखा रोग। ये भी प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होता है।
फिर आता है जीरोथेल्मेसिया, विटामिन ए के कारण होता है। फिर आता है रक्ताल्पता या फिर एनीमिया रोग, आयरन की कमी के कारण होता है। फिर आता है यहाँ पे गलगंड रोग, और जो गलगंड रोग है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब आता है यहाँ पर विटामिन से। अब देखो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। ऐसे विटामिन जो जल में घुलते हैं उन्हें जल में घुलनशील, और जो वसा में घुलनशील होते हैं उन्हें वसे विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब देखो वसा के अंदर जो घुलनशील विटामिन है उनके नाम है ए, डी, ई, के। विटामिन ए जिसका नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और यहाँ पर इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, और रतौंधी रोग यहाँ पर आंखों से संबंधित है। दूसरा आता है यहाँ पे विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, और ये इसे रिकेट्स रोग के नाम से, विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाता है, और इस रोग के कारण जो हड्डियाँ होती है या जो अस्थियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तीसरा आता है इसमें विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर मादाओं के अंदर बांझपन का लक्षण उत्पन्न हो जाता है। साथ ही यहाँ पर अंगपात का मतलब होता है किसी अंग का यहाँ पर निष्क्रिय होना या फिर काम नहीं करना। फिर आता है विटामिन के, नेफ्थोक्विनोन रासायनिक नाम है इसका, और जो ब्लड का स्राव है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। यदि इस विटामिन की कमी है तो यहाँ पर जो ब्लड है इसका स्राव नहीं रुकेगा या फिर रक्त स्कंदन की क्रिया नहीं होगी। ये तो थे आपके 4 विटामिन जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो जल है उसके अंदर विटामिन बी और सी जल के अंदर घुलनशील होते हैं। अब देखो जो जल विटामिन बी है उसके भी अलग अलग प्रकार है, जैसे B1 हो गया, B2, B3, B5, B6, B12, H, B9 आदि। देखो B1 जो विटामिन है इसे थायमीन के नाम से जाना जाता है, और इसके द्वारा बेरी रोग हो जाता है। दूसरा आता है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। इस विटामिन B2 के कारण मुख के किनारे फट जाते हैं, जिसे किलोसिस रोग के नाम से जाना जाता है। फिर आता है विटामिन B3, निकोटिनिक अम्ल। यहाँ पर इसके द्वारा पेलेग्रा रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है विटामिन B5, पेंटाथेनिक। इसके अलावा बर्निंग पिट सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। फिर होगा इसमें विटामिन B6, पायरिडोक्सिन। यहाँ पर इसका रासायनिक नाम है, इसके द्वारा चर्म रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर है विटामिन B12, यहाँ पे कोबेलिमीन इसका रासायनिक नाम है, इसके द्वारा पर्नीशियम एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है यहाँ पे H या फिर बायोटीन, इसके द्वारा बालों का झड़ना हो जाता है। B9 फोलिक एसिड से संबंधित है, और इसके द्वारा मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। और फिर आता है विटामिन सी, यहाँ पे इसका नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल, और इसके द्वारा स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखना विटामिन की कमी से भी शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो वसा है उसके अंदर घुलनशील 4 विटामिन होते हैं, और जल के अंदर यहाँ पर बी और सी, बी के यहाँ पर अलग अलग प्रकार होते हैं। थैंक यू।